थोड़ी सी कुछ हॉरर स्टोरीज, थोड़ी सी क्रीपी स्टोरी। वहाँ पे someone sat on me, मेरे 9 गज की ये कब्र है। उसने फील किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ के जिन की कब्र है। खौफनाक किस्म की जो आपकी सारी की हॉरर स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं हूं जी सैयद इजलाल और मेरे साथ हैं इमरान सैयद and this is Valisha here. आज का जनाब हमारा जो प्लान है वो है थोड़ी सी कुछ हॉरर स्टोरीज़, थोड़ी सी क्रीपी स्टोरीज़, उनके ऊपर बातचीत करने का, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं और बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनते रहे। बचपन में भी सुनते रहे हैं, बड़े होकर भी सुनते रहे और अभी भी सुन रहे हैं और सुनाने की अभी कोशिश करेंगे, लोगों को सुनाएंगे कुछ स्टोरीज़। हर एक के अपने अपने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं बयान करूँगा, कुछ इमरान के, कुछ वलीद के और कुछ हमारे जो अजीज़ व अक़ारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने जो हमें दास्तानें, कहानियाँ, किस्से सुनाए, उनके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा ये व्लॉग है, ये इट्स ऑल अबाउट द घोस्ट स्टोरीज़, मिस्ट्री स्टोरीज़ और सस्पेंसफुल स्टोरीज़ जो हैं, जो हम लोगों के साथ हुई हैं, जो भी वाक़यात हुए हैं। हमारे अजीज़ व अक़ारब से भी हम कुछ वीडियोस पे ये स्टोरी सुनेंगे और आपको कुछ ऐसे चंद मकामात पर लेके जाएंगे जो थोड़ी सी मिस्ट्री टाइप की जो प्लेसेस हैं। जैसे यहीं पे डिफेंस में एक जगह है जिसको कहते हैं 9 गज की कब्र, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो क्या है, वहाँ पर विज़िट करेंगे। इसके अलावा हम जनाब जाएंगे मियानी साहब में एक कब्र है जिसको कहते हैं जी कि वो जिन की कब्र है, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। और कुछ हमें ख़बरें मिली हैं जनाब कि जो जिना लाइब्रेरी है, जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है लॉरेंस गार्डन में, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हाउंटेड एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बारे में भी फाइंड आउट करेंगे, वहाँ का भी विज़िट आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा जो स्टोरीज़ हैं जो डिफरेंट हम लोगों के साथ गुजरी हैं, उनके कुछ क्लिप्स आपको दिखाएंगे। तो पहला जो क्लिप है, जो पहली स्टोरी है, वो है इमरान सैयद। तो इमरान सैयद अभी आपको फर्दर आगे सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है एंड आई एम गोइंग टू नरेट यू एन इंसिडेंट जो मेरा पर्सनल है। तो वी गोना टेक यू बैक। 2011 की ये बात है। हम नए नए घर में शिफ्ट हुए थे, अपर पोर्शन था वो, ठीक है, और जो ऑनर थे वहाँ के वो लोअर पोर्शन में रहते थे। सो वहाँ की सबसे वियर्ड चीज़ एक ये थी कि जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो उनका जो एक कमरा था, स्पेसिफिक एक कमरा जो मुझे दिया गया था, वहाँ पे उनका सारा फर्नीचर जो है उन्होंने कहा था हमने अपने रखा हुआ है, एज हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। सो हमने कहा चलें ठीक है। उसके अंदर एक उनकी ड्रेसिंग टेबल थी और एक बेड था जहाँ पे मैं सोता था। सो वहाँ पे जो है शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इंसिडेंट स्टार्ट होना शुरू हो गए। अब वहाँ पे वी कुड फील के एटलीस्ट मुझे जो है ना फील होता था कि देयर सम सॉर्ट ऑफ एंटिटी दैट्स बिहाइंड। ये एक फीलिंग होती है, ये आपको तभी आती है जब आप उन्हीं लोगों को ये महसूस हो सकती है, समझ सकते हैं मेरी बात को, जिन्होंने ये फील किया। अब वहाँ पे शुरू में आई कुड फील कि वहाँ पे एंटिटीज़ हैं और वहाँ पे गुड एंटिटीज़ मुझे भी फील होती थी कि आई रिमेंबर कि जब मैं स्कूल से आता था, वहाँ पे सोता था बेड पे, तो मेरे साथ एक चेयर होती थी, तो आई कुड फील कि वहाँ पे एक कोई बुजुर्ग हैं, जो भी एंटिटी आप उनको कह सकते हैं, वो मुझे महसूस होती थी, जो हार्मलेस थी। वहाँ पे एक बच्चे की भी मुझे महसूस होती। तो ये दो एंटिटीज़ थी जो हार्मलेस थी। तो मैं उसको अपना दिमागी फितूर समझ के कि साइकोलॉजिकल है, उन दिनों मैं बड़ी साइकोलॉजिकल मूवीज़ देख भी रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था यार इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। तो वन डे ऐसा हुआ कि मैं सो रहा था और ये सुबह 4 साढ़े 4 की बात है, सुबह 4 साढ़े 4, तो जब विच इज़ वेरी लेस लाइकली, क्योंकि अगर आपका साइकोलॉजिकल हो तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपका यूजुअली ऐसा आपके साथ नहीं होता। 4 साढ़े 4 का टाइम था। वहाँ पे समवन सैट ऑन मी, मेरे सीने के ऊपर, और वो बैठी है जो भी एंटिटी थी, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा सीना क्रश कर देगी, इतना ज़्यादा उसका प्रेशर था। एंड एक तो स्लीप पैरालिसिस होता है, दिस वाज नॉट स्लीप पैरालिसिस, क्योंकि डिफरेंस इन पावर आई कुड फील इट। स्लीप पैरालिसिस में तो होता है ना कि यार आपने चलो अक्सर होता था हमारे साथ, ऐसा होता, हम उठते हैं,
हमें फील हो रहा होता है यार हम चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं निकल रही, तो वो डिफरेंट था। आई कुड फील इट, आई कुड एक्चुअली सी इट। तो वो एक ऐसी चीज़ है वो लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ये हुआ। अब वो उसके बाद मैं बीमार पड़ गया काफ़ी दिन तक, हाई फीवर था। तो इन लोगों ने समझा कि मुझे डेंगी शायद हुआ, उनसे डेंगी का सीज़न स्टार्ट हुआ था। मुझे इन्होंने सेब का जूस पिला के वो कर दिया। लेकिन अवेंचुअली फिर मेरे नाना ने मुझे एक तावीज़ दिया था, और वो तावीज़ उन्होंने देने के बाद miraculously as soon as उन्होंने मुझे वो दिया, within 4 to 5 hours I was completely fine। वरना मैं बुखार में बहुत ज़्यादा तड़प रहा था दिनों तक। So this was something very rare, very horrible, कि मैं अभी भी सोचता हूँ तो I feel like यार what was this? So when I'm narrating this is so it's like मुझे अभी भी goosebumps आते हैं सब सोचते हुए भी। So this was all from my side। अच्छा, अब हम आपको लेके चलेंगे डिफेंस में वाक़या एक 9 गज़ की कवर है, वहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं, जहाँ पर हमने रात को भी जाने की अटेम्प्ट किया। उस वक्त दरवाज़ा बंद था, और उसके बाद फिर हमने दिन में भी जाके देखा है। अच्छा जनाब, अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, एक कब्र है डिफेंस में ही, कोई 9 गज़ की कब्र कहलाती है। अभी हम आए थे लेकिन यहाँ पर ये बंद है, ताला लगा हुआ है। Let me turn on the light। और ताला लगा है, अभी हम अंदर जा नहीं सकते। कोशिश हमारी थी अभी कि इसको कवर करें, मैं, इमरान और वलीद। मैं लाइट ऑन करता हूँ। बारिश हो रही है, नहीं नज़र नहीं आ सकता, वो आगे है। और ये 9 गज़ की कब्र है, और इसकी हिस्ट्री क्या है कुछ हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल घर हैं, कोठियाँ बनी हुई हैं, लेकिन ये देखें अब ये जगह ऐसी है कि वो ऊंचा सा एक दरख्त है, और ये इलाका इन्होंने बिल्कुल ऐसा छोड़ा है, बिल्कुल मतलब कि डिफेंस का इलाका है। और यहाँ पर ये इस जगह को इन्होंने किसी तरह से ऑक्यूपाइड नहीं किया। बिल्ली भी आई है, हमारी तरफ ही चलती भी आ रही है। बिल्ली आ रही है चलती हुई, हाँ वहीं से आ रही है बिल्ली, और दुम भी हिला रही है वो शेर की तरह से। अगर ये मोबाइल मेरा नीचे गिर गया ना यहाँ पे, ओए बल्कि बिल्ली गुस्से से आगे आ रही है और भागती भी आई है। नहीं बिल्ली बल्कि जो है ना वो, हालांकि बिल्लियाँ इस तरह से जब देख लें ना वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। बड़ा ऑड है कि वो गुस्से से आ रही है। और इसकी दुम मुझे फुली नजर आई थी, जिसका मतलब है कि गुस्से में है। देख रही है हमें, ये देख रही है बिल्ली, और अब वो दरख्त की तरफ देख रही है, इधर ही देख रही है। चलो जी, यहाँ पर 2 दफ़ा पहले रात को आए हैं, तो ये बंद था, अभी हम दिन में आए हैं तो ये खुला हुआ है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या सिलसिला है। यहाँ पर जिस कब्र की हम बात कर रहे थे वो बताएं, ये है जनाब, ये है वो लंबी कब्र, 9 गज़ की ये है कब्र। और इसकी हिस्ट्री क्या है ये भी अभी जान लेते हैं। ये है जनाब वो बाबा 9 गज़ शहीद, 9 गज़ की ये कब्र है, और इसके बारे में हम देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या हिस्ट्री क्या है इनकी, और ये इतने क्या सिलसिला है। मरकज़ तजल्लियात हज़रत बाबा 9 गज़ शहीद। ये है यहाँ पर कुछ सिपारे वगैरह पड़े हैं, लोग ज़ाहिर बात है आके कुछ पढ़ते होंगे, कुरान ख़वानी करते होंगे। तो ये तो पॉइंट है इसकी, क्या ये एक्चुअली इतने लंबे थे। हाँ, और नाम सिर्फ जो है वो बाबा 9 गज़ शहीद है, और कोई नाम नहीं है। और ऐसी वैसे काफ़ी जगहों पे और भी है, ठट्ठा में है। हाँ काफ़ी जगहों पे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ठट्ठा की स्पेकुलेशन ये है कि हम्म, यहाँ पर कुछ जो है ये दिए वगैरह जलाए जाते हैं, मुझे लगता है जो लोग जलाते ही होंगे शाम के वक्त आके, अगरबत्तियाँ वगैरह। तो ये इलाका है सारा
कंप्लीट। ये देखें, ये डिफेंस का इलाका है और तकरीबन कोई ये 2 से 3 कनाल का ये इलाका होगा जो प्लॉट है, इसको कोई नहीं छेड़ता। अच्छा, अब अगर इस दरख्त की तरफ देखें, ये मैं कुछ कह नहीं सकता ये कौन सा दरख्त है, लेकिन ये भी एक मंजर जो पेश कर रहा है, थोड़ा सा हॉरर किस्म का ही मंजर है इसमें, इस दरख्त में। क्यों जी, क्या समझ आ रही है आपको? क्या समझ आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग 9 अगस्त की कब्र के सामने हैं और इसे कहते हैं कि अक्ल जो होती है वो कभी कभार दंग रह जाती है और फिर इंसान की तो आदत है हर चीज़ की लॉजिक बनाने की और उसको साइंटिफिकली कंक्लूड करने की, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा 9 अगस्त शहीद से ही मुराद है डेफिनेटली ऑब्वियसली कि 9 अगस्त की एक कब्र है और इससे अप्लाई भी होता है कि वो भी शख्स जो थे वो भी उनकी भी हाइट जो थी वो 9 अगस्त थी। 9 अगस्त के थे वो। 9 अगस्त के थे वो। और ये अब अगर 9 अगस्त को अगर हम कन्वर्ट करें फुट में, क्यों में इमरान कितने फुट बनते हैं? एक गज में 3 फुट होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 27 फुट का मतलब कि एक जाइंट से ज़्यादा है। मेरा कद जो है वो 6 फुट का है, तो ये मेरे जैसे तकरीबन को 5 लोग ऐसे ही है ना, और इतने लंबे थे। अब ये इतने अगर लंबे थे, अब इनकी हिस्ट्री कैसे जाने हम? ये क्या है इनकी यौम पैदाइश, यौम वफात वगैरह क्या है? वो मुझे लगता है कि नहीं लिखी हुई, कुछ भी नहीं लिखी हुई, कुछ नहीं पता कि मतलब ये कौन से ज़माने के। अगर होंगे ये कोई, अगर ये बाबा जी जो भी है, ये बाबा 9 अगस्त शहीद ये होंगे तो 2-3 हज़ार साल पुराने होंगे। नहीं 2-3 हज़ार साल पुराने तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2-3 हज़ार साल पुराने होते तो ये छोटा सा हमें नहीं मिलता जगह, यहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ा म्यूजियम बन चुका होता है। क्योंकि 2-3 हज़ार साल पुरानी चीज़ अगर मिल जाए तो वो फिर सिर्फ पाकिस्तान वाले लोग इसमें इंटरेस्टेड ना होते, पूरी दुनिया से लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन आई कांट से एनीथिंग। नहीं, लेकिन मसला ये है कि जो हिस्ट्री में कोई हमने आज तक कोई और नहीं सुना जो कोई इतने लंबे हों। नहीं थे हिस्ट्री में अक्सर औकात हर जगह डेफिनेटली हमारी जो 5000 साल की जो तारीख है, तो वही तो 5000 साल की बात कर रहा हूँ ना, तारीख की बात कर रहा हूँ ना, तो मतलब कि रिसेंट ईयर्स में कोई ऐसा नहीं। कहते हैं हाइट बहुत तो हजरत आदम तो फिर आप चले जाओ पीछे 5-6 हज़ार साल पीछे। और इसके बारे में एक और भी स्पेकुलेशन ये है, जिस तरह ठट्ठा में है, वो कहते हैं कि यहाँ पे ना जो एक तो वो खुद होते थे ना, साथ उनकी सारी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी थी, ज़रूरियाती ज़िंदगी वो भी उनके साथ ही दफन कर दी थी, तो इसीलिए एक ठट्ठा में भी हाँ, वहाँ पे तो खैर वो हाँ वो इसलिए वो इतने लंबे हो गए। इस तरह की जो लंबी कब्रें हैं, ये तो मैं आप लोगों को बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि ये काफ़ी जगहों पे दुनिया के डिफरेंट कोनों में पाई गई हैं लंबी कब्रें, जिसका आज तक किसी ने कोई कंक्लूसिव कोई ऐसा कोई आंसर नहीं दिया है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि उनकी जो हाइट्स थी लोगों की वो लंबी थी, और इवन ओमान के अंदर भी काफ़ी जगह हैं जिनके अंदर क्या नाम है उसका लोग जिनको दिखना है कि काफ़ी लंबी होना जस्ट कुछ थोड़ी सी स्पेकुलेशंस भी हैं और कुछ यूज़ भी किया गया है आवाम को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए। कुछ ऐसी भी कहानियाँ कि लोगों को ना इसके मामले में गलत इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, उसके बारे में भी हम फाइंड आउट करते हैं। दरख्त के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये दरख्त की जो इसकी एक नाम है, उस नाम है इसका इंडियन बनियान के नाम से, और इसकी उम्र जो है वो कहते हैं कि कोई 3000 साल की इसकी उम्र होती है। अब ये कितना पुराना है, इस कब्र के साथ ही है, और ये कब्र कितनी पुरानी है इसकी कोई अभी हमें हिस्ट्री नहीं मिल रही। लेकिन ये दरख्त भी थोड़ा सा मिस्टीरियस तरह का है, ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी के बाल हैं, ये जो उजड़े हुए बाल ही कह सकते हैं, थोड़े झालरें वगैरह। या अक्सर जिस तरह आपने अभी काफ़ी लोगों ने यूएस ताजन देखी होगी, हाँ, तो ताजन के अंदर वो यही थी जिसके ताज ऐसे लटक के। हाँ, अब ये उतनी स्ट्रेंथ की नहीं है, क्योंकि अगर उमर ये वलीद कोशिश करेगा इसको पकड़ के लटक के आगे जाने की तो ये तो नीचे आ जाएंगी। देखो ज़रा इसको हाथ लगाओ, ज़रा खींचो तो टूट जाएगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ऊपर ठीक ठाक कब्बे भी हैं जो
हमसे किसी बात पर खुश नहीं है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। It is pretty strong. As you can see, I'm pushing it. हाँ I'm pulling it, sorry. हाँ, With तो जरा लटक के जा जरा आगे को जरा देखें। the force. But I think it's broken from that side. हाँ वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं लेकिन ये आप देख रहे हैं, ये कौवे जो हैं ये शोर मचा रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी कि व्हाट वी आर डूइंग हियर। और ये बिल्ली यही है वो जो उस दिन हमें रात को जो है वो देख रही थी, और ये हमारी तरफ बड़ी थी। ये हो सकता है यहाँ पे निगरान ना हो इस कब्र की, यू नेवर नो। थोड़ा सा और जायज़ा लेते हैं। यहाँ पे कोई यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा इस वक्त, कोई हमें पता नहीं चल रहा कि कोई यहाँ पे कोई देखभाल करने वाले लोग ही होते हैं, तो किसी से कोई हिस्ट्री पता चल जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ ये गड्ढे वगैरह पड़े हुए हैं जिसमें पानी वगैरह पिया जा सकता है। पुराने ज़माने में तो ऐसे पिया जाता था। ये दरख्त भी मुझे उसी काइंड का लग रहा है, ये भी मुझे वैसा ही दरख्त लग रहा है जैसा वो इंडियन बनियान। अब ये बनियान क्यों है, ऐसा लग रहा है कि इसने बनियान पहनी हुई है क्या? ये बनियान इसका नाम क्यों है? ये देखो यार, बड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि क्या दरख्त है यार ये, एक कोई इसमें टच आ रहा है थोड़ा सा क्रीपी सा थोड़ा सा क्रीपी सा टच है अगर आप देखो इसको। अच्छा जी, अभी ये जो बुज़ुर्ग हैं 9 अगस्त शहीद बाबा जी, उनके लिए थोड़ी सी फातिहा ख्वानी की जा रही है। फातिहा पढ़ दें। अच्छा जी, ये जनाब क्या नाम है, मज़ार है इनका 9 अगस्त, बाबा 9 अगस्त शहीद, और ये उनकी सराउंडिंग है। और ये बनाया हुआ है इन्होंने एक ओपन टॉयलेट। पहले ज़माने में ऐसे ही होते थे। अगर इसको गौर से पढ़ें ना तो इस पर लिखा हुआ है सबसे जो मतलब कि नाम इनका जो है बाबा 9 अगस्त शहीद हैं। अब ये कोई ना कोई इनकी हिस्ट्री है, क्योंकि ऊपर भी जो है यहाँ पर जो ये इबादत लिखी गई है वो है, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनको यूँ मत कहो कि वो मामूली मुर्दों की मुर्दे हैं, बल्कि वो तो एक मुमताज़ हयात के साथ जिंदा है। मतलब कि कोई ना कोई इनकी हिस्ट्री है, ये शहीद हुए हैं। अब कहाँ पे कैसे कोई जंग थी, क्या सिलसिला चल रहा था, ये तो भी जानना पड़ेगा इनके बारे में। अच्छा, बाबा 9 अगस्त शहीद के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकी वो यही है कि बस ये कोई बाबा जी थे और इनका कद 9 अगस्त का था और इनका यहाँ पर मज़ार बना हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल सका। चलें, बहरहाल अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट किस्से की तरफ जो कि हमें सुना रहे हैं वलीद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन जी। रमज़ान का महीना है, पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक। और आपको पता है रमज़ान का महीना आता है तो फिर हम लोग को भी थोड़ा बहुत हौसला मिल जाता है कि जी थोड़े बहुत ही जो हॉरर वाक़यात होते हैं, हॉरर स्टोरीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं, तो ये सुनाने का हमें भी थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ आज ही एक हॉरर स्टोरी शेयर करते हैं जी। ये कहानी है, हमने बचपन में सुनी थी, हमारे बड़ों ने सुनाई थी। रूरल पंजाब की ये बेसिकली स्टोरी है। तो स्टोरी यूं शुरू होती है जी कि एक अम्मा जी थी उस गांव की। माशाल्लाह से उनकी उम्र, आपको पता है देसी औरतों की खुराकी ऐसी होती है, डाइट ऐसी होती है कि उनकी उम्र 100-105 तो आम बात होती है। तो उन अम्मा जी की भी जो एज थी वो 100 साल की थी जब वो वफात पाई। तो उनके बच्चे भी थे, पोते भी थे। तो जब उनकी फौतगी हुई लगभग 100 साल के करीब, तो सारा जो प्रोसेस होता है गुस्ल का, फिर गुस्ल के बाद जितने भी जो लास्ट राइट्स होते हैं, तो बहरहाल जब नीयत को उठाया गया गांव के अंदर, ये गांव के एरिया की स्टोरी है। तो जब वो मीयत को उठाया गया तो मीयत को ये लोग लेके जा रहे थे। अब उसके अंदर जो मीयत को लेके जा रहे हैं ऑब्वियसली मर्द हजरात, उसमें उनके बेटे भी थे, आगे उनके पोते। तो उनको अम्मा जी को वो मीयत को लेके जा रहे हैं, कब्रिस्तान पहुंचे। तो जब वो लोग कब्रिस्तान पहुंचे हैं, गोरकंद ने ऑलरेडी आपको पता है पहले से इंतजाम होते हैं, कब्र शबर खोदी हुई थी। तो बड़ा बेटा और जो दरमियान, क्योंकि उनके आंटी के 3-4 बेटे थे जहां तक हमें पता चल लगा था, तो बड़ा बेटा और जो सबसे छोटा बेटा था गालिबन,
वो दोनों उतरे हैं अम्मा जी को कब्र में उतारने के लिए। तो उनकी माँ थी, उनको कब्र में उतारने के लिए वो लोग उतरे हैं। गोरकन ने भी थोड़ी सी हेल्प की। तो जी जो छोटा बेटा था, सुनने में ये आता है कि वो सबसे ज्यादा लाडला भी था। तो बड़ा बेटा जो है उसने सर रखा और वो पहले निकल आया। जो छोटा बेटा था वो देख रहा था अपनी माँ को, तो देख के बहरहाल मुड़ा है। वो आखिरी बंदा था कब्र के अंदर। तो निकलने लगा बाहर ना, तो उसी वक्त क्या हुआ कि उसने फील किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका मुंह ऑपोजिट साइड पर है मियत के ना। तो उसने जैसी मुड़ के देखा, तो जो देखता है बंदा, कि मेरे अभी भी मुझे फील हो रहा है कि थोड़े से मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ये वाकया सुनाते हुए। तो वो मुड़ा और जितनी देर में मुड़ा तो इर्द गिर्द खौफो हरास का जिसे कहते हैं ना समा बन गया कि सब लोग भागे हैं लेफ्ट राइट। तो जब वो मुड़ा है तो उसने देखा कि उसी की जो वालदा मोहतरमा थी उन्होंने उसका लड़के का हाथ पकड़ा दिया। अब ऑब्वियसली प्यार मोहब्बत का तो रिश्ता होता है वालिदैन के साथ, किसका नहीं होता, लेकिन इस तरह का इंसिडेंट हो जाना हमें रेयरली सुनने को मिलता है कि जी मियत ही उठ गई। आप खुद ही इमेजिन करें कि मियत उठ गई है और उठ के उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया। तो उस वक्त जो फीलिंग थी, नो डाउट वो बेटा था, मोहब्बत हर बंदा करता है अपने माँ बाप से, लेकिन उस टाइम पे जो एक इंसान की जो एक नेचुरल फितरत है जिसमें से जिसको खौफ कहते हैं हम, वो एक नेचुरल चीज है। तो वो खौफ के अंदर बंदे ने हाथ छुड़ाया है उस औरत से, उसकी जो माँ थी, और वो बाहर को जब मार के ना बाहर को गया, वो बाहर को भागा है। तो वो औरत भी उठी है, कहते हैं जी वो उठ गई बकायदा और उठ के कब्र से बाहर आई है और उसने फिर अपने बेटों को बुलाना शुरू कर दिया। बाकी लोग जो इर्द गिर्द थे वो तो खौफ के मारे, जैसे कहते हैं ना कि वो सब लोग भागे हैं। और ये टाइम था रात का, क्योंकि औरतों को जी जो दफनाया जाता है अभी भी रूरल एरिया साइड के ऊपर, वो रात का टाइम होता है। तो रात का टाइम आपको पता है, रात का टाइम हो फिर कब्रिस्तान हो तो वैसे ही इतना खौफ होता है। तो वो बाहर निकली है, बहरहाल उसने अपने बेटों को बुलाया है। तो अब जो भी माँ तो थी, लेकिन इतना खौफ के जी एक डेड बंदा उठ गया है और उठ के बुला रहा है। तो उसमें से एक बेटे ने, इवन कि ये भी हमें सुनने को मिलता है कि उसने बोला कि बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। तो उसने आगे से बोला नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो करके ना, हालांकि उसी की माँ थी, लेकिन इतना खौफ, आपको पता है कि जब बंदा इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाए तो बंदे की क्या सिचुएशन होगी। तो बहरहाल वो भागे हैं सब लोग। तो ये वो जो अम्मा जी थी ऑब्वियसली अब वो उठी है, वो एक तो परेशान भी है। अब पता नहीं है क्या माजरा था कि वो औरत खुद उठी या अब हमें नहीं पता जी कि वो क्या सारा मामला था। बहरहाल वो करते करते अपने घर तक पहुंची। इतनी देर में कुछ और बुजुर्ग थे, बड़े थे, सरपंच जिसे कहते हैं गांव के जो होते हैं, वो आए। उन्होंने फिर उनके बेटों को जी समझाया कि नहीं वो तुम्हारी माँ है। वो उसको घर को लेके गए, लेकिन तब भी उनसे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था, गांव में कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो बहरहाल उन्होंने जाके सारी टेस्टिंग की, सवाल जवाब किए, तो वाकई वो औरत हुई थी, जागी हुई थी। तो बहरहाल 2-3 दिन तक फिर वो अलहदा कमरे में उस औरत को रखा, वो जिंदा रही। और उसके बाद फिर जाके आफ्टर, मुझे लगता है कि 3-4 दिन तक वो जिंदा रही है औरत ना। कुछ लोग कहते हैं कि 1-2 महीना भी वो जिंदा रही, लेकिन उसके बाद फिर उसकी फौतगी हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि जब तक वो उस घर में रही है तो कोई उसका बच्चा उसके करीब नहीं गया। तो ये कंप्लीट वाकया था। लेकिन इसको अगर आप सोचें कि पहले तो बंदे की, इंसान की समझ से बाहर होता है, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं और जब आप सुनते हैं तो वाकई आपका दिल हौल उठता है और आपको ना खौफ से तारी हो जाता है। तो ये चले रमजान का महीना था, तो मैंने कहा चलें जी जरा आपको खौफ भी कम लग रहा होता है, डर भी कम लग रहा होता है, तो ये एक वाकया था। अच्छा जी, ये है जनाब वो कब्र जिसके बारे में कहते हैं कि जिन की कब्र है। अब इनके बारे में जो बात कही जाती है, अभी मुकम्मल उसकी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जी ये खादिम थे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी के, और ये जिन थे, जिन्नात में से था इनका ताल्लुक़। और बाद में फिर अब मुझे नहीं पता उनकी वफ़ात कब हुई, कैसे, और फिर उनकी कब्र यहाँ पे बनाई गई। और इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में।
अच्छा, ये जो कब्र है जो कि मशहूर है जिन की कब्र के नाम से, ये है मियानी साहब में, ख्वाजा ताहिर बंदगी के मज़ार के अहाते में है ये। लेकिन इसका कुछ बहुत ज़्यादा वसूख से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। कुछ लोगों का कहना है कि ये खादिम थे ख्वाजा ताहिर बंदगी के और ये जिन थे और इनको यहीं पे बाद में इनका ये कब्र बनाई गई। लेकिन कुछ लोग मतलब डिफरेंट राय है इस के बारे में ना, तो कुछ बहुत ज़्यादा हम वसूख से नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर जो लोग जिन लोगों से हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई है उन लोगों का यही कहना है कि ये जिन की कब्र है। चलें जी, अभी नेक्स्ट जो वाक़या सुनाने जा रहे हैं वो हैं खुर्रम तौकीर फ्रॉम अमेरिका। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, आज की जो स्टोरी है वो बड़ी ही हॉरर किस्म की स्टोरी है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बड़ी ही हॉरर है। अभी मैं राइट नाउ अमेरिका से बात कर रहा हूँ और मैं रहता हूँ लाहौर में, पाकिस्तान में। और वहीं का ये किस्सा है। किस्सा कुछ इस तरह है दोस्तों कि बहुत अरसा पहले की बात है, काफ़ी अरसा पहले की बात है कि मैं और मेरा भाई इजलाल, हम लोग यंग एज थी, बहुत छोटी एज थी, हम लोग बाइक चलाया करते थे उस वक्त। तो चांद रात की बात थी, हम लोग चांद रात पे शॉपिंग करने के लिए गए माल रोड पे। वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की और शॉपिंग करके हम लोग वापस रात को घर आ रहे थे कोई ऑलमोस्ट, अभी क्योंकि चांद रात का मौका था तो रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से वापस आए हैं, गुलबर्ग में एंटर हुए। गुलबर्ग में एक नाला है, उस नाले पर रोड का नाम है जफर अली रोड। और वहाँ के बारे में हमारे डैडी हमें ये बताया करते थे जब से हम छोटे थे कि उस नाले पे रात को अगर आप गाड़ी लेके गुजरते हैं तो तकरीबन कोई अगर 12 बजे के करीब अगर आप वहाँ से गाड़ी लेके गुजरते हैं तो वहाँ पे चुड़ैल है बड़ी खौफनाक किस्म की, जो आपकी गाड़ी के साथ साथ भागती है और सुने 70 किलोमीटर के हिसाब से भागती है। अब आई डोंट नो कि इसको किसने गैस किया, किसने इसको देखा कि वो 70 किलोमीटर के हिसाब से भागती है। तो हम लोग पहले मजाक समझते थे, तो हम लोग डैडी को कहा करते थे कि जी आप हमें सिर्फ जो है ना डराने के लिए ऐसे मजाक कर रहे हैं। कहते बेटा कभी जाके देख लो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तो बताने का मतलब ये कि रात को हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, घर वापस आ रहे थे शॉपिंग करके। तो हम किसी और रास्ते से बाइक जो है वो इजलाल चला रहा था, मेरा जो छोटा भाई है, और मैं पीछे बैठा था। तो इजलाल किसी और रास्ते से घर की तरफ जा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि यार ये जो जफर अली रोड है ना नाले वाली, इधर से निकालो, इधर से चलते हैं घर। तो उसने कहा नहीं भाई, यहाँ पे तुमने सुना नहीं, डैडी ने किसने किससे सुनाया में, यहाँ पे रात को चुड़ैल होती है और कब्रिस्तान है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना भूल गया कि उस रोड पे लेफ्ट साइड पे कब्रिस्तान है और राइट साइड पे नाला है और बिल्कुल अंधेरी और लाइट्स भी ना होने के बराबर। तो अब तो खैर लाइट्स वहाँ पे बहुत बन गई हुई है बकायदा प्रॉपर, अब तो जगमग जगमग हो रही होती है वो रोड, प्रॉपर पक्की है। उस वक्त वो रोड भी टूटी फूटी थी। तो खैर मैंने उसको कहा इजलाल को कि नहीं यार तुम निकालो, कुछ नहीं होता। उसने कहा अच्छा चलो अल्लाह का नाम लेके निकाल लेते हैं। तो उसने उस रोड पे डाल दी रात के टाइम पे। तो थोड़ा सा हम लोग मिड में आए ना जब उस रोड के, तो लेफ्ट साइड पे कब्रिस्तान था, खूब अंधेरा था और ना मैंने ना जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, चुड़ैल बाहर आ, तेरे बड़े किस्से मशहूर है। सुना है तू 70 किलोमीटर के हिसाब से भागती है, तो हमारे 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के हिसाब से भाग के दिखा। अब इजलाल ने मुझे जो है ना चुप कराना शुरू कर दिया, चुप करो क्या कर रहे हो तुम, वो वाकई में कोई आ ना जाए। तो डैडी ने अगर इतने किस्से सुनाए हुए तो मजाक नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं देखी जाएगी, आ जरा बाहर। तो आप यकीन करें बाय गॉड कि कब्रिस्तान के पास से जब हम लोग गुजरे तो एक छोटा सा दरवाजा, छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं कब्रिस्तान में एंटर होने के। तो मिड में जब हम लोग पहुंचे तो एक जो वो औरत निकली है और उसने जो है ना जेवरात भी पहने हुए थे, झुमके वगैरह और ये क्या कहते हैं नेकलेस वगैरह पहना हुआ था। और एकदम वो बाहर आई है और उस मौके पे मैं चीख रहा था और एकदम वो बाहर आके उसने जोर से चीख मारी और हमारी तरफ भागी है वो। तो मैं तो सोच नहीं सकता था कि ये मैं जो मजाक कर रहा हूँ वो वाकई हकीकत में हो जाएगा। तो मैंने इजलाल ने भी देखे, मैंने भी देखे और मैंने भी चीख मारी है, इजलाल ने भी चीख मारी है। तो इजलाल की बाइक यूं कभी लेफ्ट कभी राइट, हम लोग गिरते गिरते बचे हैं। अब दो था, या तो चुड़ैल हमें भाग के पकड़ती या फिर हम गिर के मरते। तो बहरहाल वो अल्लाह ने बचाया किसी तरीके से। हमने तेजी से इजलाल ने मोटरसाइकिल भगाई, पीछे मुड़ के देखा तो वो आ रही थी हमारी तरफ चलती हुई। तो एनीवे हम लोग वहां से बाहर आगे निकल गए
और आगे हम लोग गुलबर्ग में हफीज सेंटर की तरफ हम लोग निकले। अच्छा, अब हम लोग बातें कर रहे हैं, रोंगटे हमारे खड़े हो गए, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको जो है ना सच्चा वाकया बता रहा हूँ, उसमें अपने पास से कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। हम लोग जब आगे गए हफीज सेंटर के पास तो मैंने इशराक को कहा कि यार मैंने सुना है, डैडी भी बताते हैं और सुना भी है कि जब चुड़ैल आपको एक दफ़ा मिलती है तो दोबारा मिलती है 3 रूप में, जो हम लोग अपने बुजुर्गों से भी कहानियाँ सुनते रहे पुराने ज़माने की। तो खैर हम लोग चलते रहे तो हफीज सेंटर के पास से जब हम लोग गुजर रहे हैं तो वहाँ से लेफ्ट साइड से रोड से एक बाबा, जो कि तकरीबन उसकी एज होगी कुछ 70 या 80 के दरमियान में, और नंगे पाँव था और उसने पूरा चोगा पहना हुआ था और मालाएं पहनी हुई थी अपने गले में और हाथों में अंगूठियां, और उसके हाथ में डंडा था बहुत बड़ा, और वो हमारी तरफ बड़ा जल्दी से भागता हुआ, पता नहीं क्या बड़बड़ाता हुआ आ रहा था, और उसने पूरी ताकत से हमें डंडा मार के ना मारने की कोशिश की है, और फिर दोबारा से इजलाल ने वही बाइक ऐसे की है, फिर इस तरह की है, पता नहीं उसका कंट्रोल बहुत अच्छा था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग दोबारा बचे मरते मरते ना। और फिर थोड़ा सा आगे के हमने मुड़ के देखा तो बाबा पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था या किसी गुस्से में था वो ना। तो और थोड़ा आगे गए तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमने कहा ये दूसरा जो है ना चुड़ैल का रूप था, पहले वो औरत के रूप में आई और अब ये एक आदमी के रूप में आई है। तो हमारे तो जनाब रोंगटे खड़े हो गए, सर्दियों का मौसम था, पसीना आना शुरू हो गया। अब हमने कहा लो जी कि तीसरी भी हमें जो है ना किसी न किसी रूप में कोई ना कोई मिलेगा। तो हम लोगों ने कोशिश की कि कोई बारौनक मेन रोड की तरफ से होते हुए घर जाए, और ये हमारी खुशकिस्मत ये है कि हम लोग खैर खैरियत से घर पहुंचे। जाके डैडी को सारा किस्सा सुनाया, डैडी ने सुना, यकीन नहीं किया उन्होंने। तो वो तो कहते मैं तो मजाक करता था तुमसे, मेरे तो कभी नहीं मिली, मैंने तो बस सुनी सुनाई बातों पे मैं तुम लोगों के साथ मजाक किया करता था। मैंने कहा जी आप मजाक करते थे और आज हकीकत में हमारे साथ हो गए, और हमें कस्में खा खा के यकीन दिलाना पड़ा था डैडी को कि वाकई में ये सब कुछ जो है ना हमारे साथ हुआ है। तो एनीवे दोस्तों, उस वाक़े के बाद तकरीबन 2 दिन तक तो मुझे तो रियल में वाकई में बुखार रहा और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और अभी भी स्टिल मेरे रोंगटे खड़े हैं। और वो जो मेरा भाई है जलाल, उसका भी यही आलम है, और ना जाने कितने लोगों को ये किस्सा सुना चुके हैं। तो आज वो तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको ये किस्सा आई डोंट नो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन आप ट्रस्ट करें कि मैंने जितना भी आपको ये वाक़या सुनाया 100% ट्रू है। अच्छा जी, ये है जनाब जिना लाइब्रेरी, जिसको हम कवर करने के लिए आए हैं। वैसे लग तो रही है ये किसी वाइट हाउस से कम नहीं है, जो प्रेसिडेंट हाउस है अमेरिका का। इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ बातें ये कही जाती हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्ट्री होती है अंदर, कुछ किताबें कहीं पे गिरती हैं या किताबें अपनी जगह से कहीं और पे पाई जाती हैं। इस वक्त भी कुछ चमक कैसी है, ऊपर लाइट सी हो रही है, चल रही है, बंद हो रही है। तो इसको हम अंदर से देखने की कोशिश करें जी, कोशिश अंदर से देखने की। इमरान, आपने क्या सुना है इसके बारे में लाइब्रेरी के? ऊंची आवाज़ में बोलो। किताबें अपनी जगह से गिरती हैं, कभी रात को आवाज़ें आती हैं कॉरिडोर से, तो इस तरह की चीज़ें स्पेकुलेशन सुनी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सच है, कुछ लोग जो काफ़ी यहाँ पे हैं वो डिनाई भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। प्रॉबेबली शायद वो इसलिए डिनाई कर रहे हों कि ज़्यादा खाना वाले लोग, आई डोंट नो व्हाट्स ट्रू। वैसे इसकी लुक बड़ी प्यारी है, जो कुछ भी है। अब इसमें ये मिस्ट्री है, ये स्पूकी है, और ये जो भी किताबें वगैरह गिरती हैं, जो भी सिलसिला है वो एक नया चीज़ है। ये वैसे ओवरऑल अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत लाइब्रेरी है। अंदर से तो खैर वो हमें देखने नहीं देंगे, वी कैन ट्राई। ये अभी हमने जाके ये लाइब्रेरी के अंदर इसकी टाइमिंग्स भी देखी, बाहरी टाइमिंग्स लगी हुई थी इसकी, तो उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि आम बंदा इधर नहीं जा सकता, विजिटर नहीं जा सकता, सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। अब एक ख़ास एक एज कैटेगरी है जो कि मुझे स्पेसिफिकली लगता है जो इस तरह की लाइब्रेरीज में आती होगी, वरना यंगस्टर्स लोग अपने इलाकों के करीब वाली लाइब्रेरीज में जाते हैं। तो जब जिस जगह के अंदर लोग भी कम हो, आना जाना भी कम हो, फिर एक चीज़ बहुत पुरानी हो, तो उसमें चांसेस होते हैं कि इस तरह की एंटिटीज़ वहाँ पर जाकर अपना बसेरा कर लें।
वहाँ पर जगह ले लें, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर इंसानी अमल दखल इतना नहीं है। तो जब इंसानी अमल दखल इतना नहीं होता तो वहाँ पर ये चीज़ें, ये एंटिटीज़ वहाँ पर जाके रहना पसंद करती हैं। जहाँ तक हमें पता चला है लोगों के थ्रू, स्टडीज़ के थ्रू, वाक़यात के थ्रू। तो ये था जनाब विज़िट हमारा जिन्ना लाइब्रेरी का। चलें अब चलते हैं अपने नए किस्से की तरफ, जो कि सुनाएंगे शाहरुख महमूद फ्रॉम जर्मनी। तो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। 1995 का वाकया है कि उस वक्त हम लोग BHA डिफेंस फेज 1 में जे ब्लॉक में मस्जिद के साथ वाला करता हमारा। तो हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है अयूबी साहब, और वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ उस जमाने के चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर और उस मस्जिद के खतीब भी थे, जिनके मजहबी उनका बैकग्राउंड था। वो आए घर पे मिलने के लिए, तो मुझे पता चला कि फैमिली के साथ आए। तो हम लोग आपस में इतना मिलना जुलना नहीं था, तो मतलब फैमिलीज का, ये फैमिलीज आपस में मिलती थी, हम लोगों का इतना इंटरेक्शन नहीं था जैसे हमारा कल्चर है। तो उनको बैठा दिया गया, उनका मैसेज आया कि वो आपको बुला रहे हैं ड्राइंग रूम में, ये बच्चा बुला रहे हैं। तो मैंने कहा बड़ी हैरत की बात है, हम लोग तो पर्दा करते हैं, एक दूसरे के साथ सब लोग पर्दा करते हैं। तो वो उठ के खुद मेरे ऑफिस में आ गए, कहने लगे मैं आपको बुला रहा हूँ, आ ही नहीं रहा, आइए मैंने आपको मिलवाना है कुछ जरूरी लोगों से। तो जब मैं ड्राइंग रूम में गया तो दो यंग खातून बैठी हुई थी, एक की उम्र होगी 20 साल, दूसरी कुछ 21 साल की थी, एक उनकी भांजी थी, और एक जो दूसरी खातून थी बहुत ही हसीन और जमील, खूबसूरत, परी चेहरा कह सकते हैं आप उनको, और बहुत ही गोरा चिट्टा साफ रंग उनका। तो इन्होंने कहा जी ये बुजुर्ग है। मैंने कहा बुजुर्ग है? तो मैं थोड़ा सा पटाया, मैंने कहा ये कैसे बुजुर्ग है? फिर वो खुद बोली कि असल में मैं तो दादा साहब में हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ, कुछ अर्सा पहले मुझे सुसाइड करनी पड़ गई थी, और मैं अब वहां पर हूँ क्योंकि मेरी आत्मा भटकती रहती है। मैं किसी की बॉडी में आई हूँ इनकी भांजी की हेल्प करने, जो रहीम यारखा में रहती है, अयूबी साहब की भांजी, और चूंकि उनपे किसी इंडियन आत्मा का असर आ गया है, और मतलब चुड़ैल कह लें, देवी कह लें, कुछ भी कह दीजिए, और वो आके तो इनके घर में बड़ा उन्होंने फसाद बर्पा, आपस में लड़ाई झगड़ा, इनके कपड़े काट देती हैं, और रूटीन बनी है, और घर में से पैसे चोरी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। तो खैर मैं वहां पर गई, मैंने जाके एक चिल्ला काटा, ये मैंने वहां कुछ रही, अब ये बिल्कुल ठीक ठाक है, सारे मामला ठीक हो गए। अच्छा, अभी मैं सुन ही रहा था तो मुझे कहती आप बताइए और आपका क्या हाल है? मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो कहने की आपको काम हो, खिदमत हो तो मुझे बताइए। मैंने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी हंसी नहीं रुक रही, और हंसी बेकाबू हो रही थी, और मैं उठा और उठ के मैंने कहा मैं थोड़ा सा गैप देता हूँ, क्योंकि मेरे ज़ाहिर है कि जरा उनसे बड़े शिद्दत मरासिम थे अयूबी साहब से, अपने कमरे में जाता हूँ, अपने ऑफिस में जाता हूँ, और मैं जाने लगा तो मैं जैसे ही टर्न कर रहा था आगे बढ़ के दूसरे कमरे में एंटर होने के लिए, पीछे से उन्होंने मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब करके मुझे आवाज दी। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो हॉरर स्टोरी, ट्रू हॉरर स्टोरी, इतनी बड़ी आंखें, ऐसे उनकी आंखें चेहरे से गोबर की आंखें, खौफनाक आंखें। तो मैं तो बस सख्तारी हो गया मेरे पे, और मैं रुका, और रुक के मैं वापस खिंचा चला आया। तो मुझे कहती है मेरा नाम लेके कि अब आप ठीक हैं, आर यू ओके? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ, बैठे यहाँ तशरीफ रखें। अच्छा, तो ये खैर वाकया हुआ, उसके बाद चाय पी, सब कुछ हुआ, और वो चले गई। उनके जाने के बाद मुझे तो बुखार तारी हो गया और सर में दर्द, जिसम में दर्द, लेकिन मैं रात को नींद की टैबलेट से मैं सो गया। सुबह उठा तो 5, साढ़े 4, 5 बजे खातून मेरे ड्रीम में, ख्वाब में आ गई, कहती है आप ठीक है ना, फिक्र ना करें मैं आपके साथ ही हूँ, और मैं अक्सर आ जाया करूंगी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलने बड़ी सी बात है, ख्वाब की तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे तो बड़ा खौफ तारी हो गया, और मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, और सर में शदीद दर्द, जिस्म में दर्द, नाकाबिले बयान दर्द और बुखार। बल मैंने दोपहर को फोन किया, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर नजीर, उसको मैंने फोन करके अपनी कैफियत बताई, क्योंकि हम लोग दोपहर को इकट्ठे ही होते थे। उनको बड़ा तजस्सुस हुआ, कहने कि तुम फौरी आओ, मुझे फौरी मिलना है, मेरी प्रमोशन रुकी हुई है, मैंने चेयरमैन होना है, मुझे लेके चलो। खैर हम दोनों इकट्ठे गए वहां पर, उनके वहां पर जिनके यहाँ ठहरी हुई थी आके शेरपा ब्रिज के पास, जेल रोड का उसके शेरपा ब्रिज है, जो लोग जानते हैं लाहौर को वो समझते होंगे। तो वहां जब पहुंचे तो उनको इत्तला दी गई, तो डॉक्टर साहब तो जाती सीधा उनके कदमों में, तो उन्होंने कहा पीछे हो जाइए, साइड हो जाइए, मेरा नाम लेके मुझे कहा कि आप आगे आइए, क्या हाल है आपका? मैंने कहा जी बहुत बुरा हाल है, कल से बुखार है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, और नाकाबिले बर्दाश्त है। कहते क्या हुआ? मैंने कहा मालूम नहीं। कहते अच्छा कोई नहीं, खैर कुरान शरीफ मंगवाया, और एक आयत तो मुझे क्या पढ़ो, ये छोटी सी आयत थी, कहते पढ़ो, और पढ़ के उन्होंने खुद भी पढ़ा, और पानी के ऊपर दम पढ़ के फूका, कहते पिए इसको। आप यकीन जानिए मैंने पानी का पहला ड्रॉप पिया, पहले ड्रॉप से सर का दर्द भी गायब, बुखार भी गायब, जिस्म का दर्द भी गायब, और वो तो मैं ऐसा हो गया जैसे नॉर्मल भला चंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
उसके बाद वो कहती है आप कैसे? मैंने कहा जी 100% ठीक है। तो नहीं आप ठीक रहेंगे, बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बस अपना ख्याल रखें, बिल्कुल ठीक है और मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा ओहो, मैंने कहा ये तो सिलसिला शुरू हो जाएगा रोजाना ख्वाब में आने का। लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी है जो 100%, 1,000,000% ट्रू स्टोरी। आई स्वेयर टू गॉड, ये मेरी कसम खा के मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। और इसको आप कह लीजिए कि 90% हॉरर स्टोरी है, क्योंकि आज तक मेरे दिलो दिमाग में बैठी हुई है। बल्कि कभी कभी तो मुझे आई स्टार्ट शिवरिंग, मैं कामना शुरू हो जाता हूँ, बाल मेरे खड़े हो जाते हैं। तो बहरहाल, और थोड़ी सी करामात कर लें, 10% करामात कर लें, लेकिन ये स्टोरी है। लेकिन ये खत्म बात यहाँ पर नहीं हुई है, अभी मेरे पास बेशुमार और स्टोरी है और करामात भी है, जो आपको इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वाकयात में, अगर मुझे जलाल साहब ने मौका दिया तो मैं सुनाता रहूंगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सैयद इजलाल और मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो कि मेरा अपना पर्सनल एक किस्सा है। ये बात है जनाब नॉर्वे की। जब मैं नॉर्वे में रहा करता था, वहाँ पे ओस्लो में मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो जहाँ पे मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, वहाँ से लेके मेरे घर तक का रास्ता था तकरीबन कोई 1 किलोमीटर का, और दरमियान में पड़ता था एक कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान गोरों का कब्रिस्तान है। इतना खूबसूरत कब्रिस्तान है कि अगर आप दिन में वहाँ पे जाएं तो ऐसा लगता है कोई पार्क है, बड़ा खूबसूरत पार्क है, लश ग्रीन बेंचेस वहाँ पे पड़े हुए हैं, लोग आते हैं वहाँ पे वॉक करते हैं और बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन वही कब्रिस्तान रात के वक्त बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ पे सन्नाटा होता है। अब उसकी क्या रीज़न है, उन्होंने कोई लाइट्स वगैरह वहाँ पे नहीं लगाई हुई थी। बहरहाल, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मेरा बिज़नेस था, एक ग्रॉसरी की शॉप थी, उसको एक दिन मैंने बंद किया। मैंने पैदल ही जाना था घर, तो मैंने बंद किया। मौसम बड़ा ख़राब था, बादल आए हुए थे, हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, और मैं निकला हूँ। थोड़ा सा मैंने सामान पकड़ा घर के लिए, जो कि मैं रोज़ाना लेके जाता ही था शाम को ना, और बंद करता था तो साथ में कुछ सामान वगैरह ले लेता था। तो मैंने सामान पकड़ा लिफाफों में और मैंने चलना शुरू किया घर की तरफ। मौसम मतलब कि काफ़ी ख़तरनाक था, बिजली वगैरह खूब चमक रही थी। अब मैंने, क्योंकि शॉर्टकट था कब्रिस्तान से जाना मेरे घर के लिए, तो मैंने कहा चलें कब्रिस्तान से चलते हैं। मैं नॉर्मली अवॉइड करता था कि कब्रिस्तान से ना जाऊँ, लेकिन मैंने कहा शॉर्टकट है, निकल चलते हैं। बारिश भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ज़रा मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, हवाएं तेज़ चल रही थी। थोड़े से फासले के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे कोई पीछे आ रहा है। अब मैंने मुड़ के देखा पीछे, तो कोई नहीं था। मैं फिर आगे चल पड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे जो है ना महसूस होना शुरू हुआ कि कोई आ रहा है पीछे। मैंने फिर मुड़ के देखा, फिर वो नहीं था। तो रोंगटे तो मेरे वहाँ पे खड़े हो रहे थे, क्योंकि सन्नाटा था हर तरफ, बिजली भी चमक रही, हवाएं भी चल रही, आवाज़ें अजीब गरीब किस्म की भी आ रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा फिर आगे मुड़, फिर मुझे पीछे से कुछ सरगोशी की भी आवाज़ आई। वहाँ पर तो मेरा बुरा हाल हो गया। वहाँ पर फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने कहा वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता बाहर दूसरी सड़क पर निकलता था, उस साइड पे मैं बाकायदा ऑलमोस्ट मैंने स्प्रिंट किया, तेज़ दौड़ा और दौड़ के मैं वो सड़क पे पहुंच गया हूँ, जो कि मतलब कब्रिस्तान पीछे रह जाता। फिर मैंने मुड़ के देखा तो मुझे वहाँ पे हल्की सी कुछ साया वगैरह टाइप का भी नज़र आया। तो ये कहानी है, वो बहुत ज़्यादा डरावनी तो नहीं, लेकिन वो मेरे लिए एक सबक आमोज़ थी। उसके बाद वहाँ पे मैंने, मेरी दुकान तकरीबन 1-1.5 साल वहाँ पे रही है। कभी भी मैं कब्रिस्तान से रात के वक्त नहीं गया हूँ। दिन में जाता था लेकिन रात को नहीं जाता। तो एक छोटा सा किस्सा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया।